मनुष्य जीवन अपने आप में एक संघर्ष है। इसमें कोई न हारता है न जीतता है, हर कोई बस लड़ता ही रहता है। जीत और हार हर पल में बदलते रहते हैं। जन्म के सूर्योदय से मृत्यु के सूर्यास्त तक हर इंसान बस ये संघर्ष जारी रखता है। कहते हैं हर सांस में जिंदगी जीने का एक जुनून होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। एक बार वो पता चल जाए तो जिंदगी को किस तरह से जीना है, इसका ज्ञान अपने आप मिल जाता है। सुष्मिता एक छोटे से शहर की बड़ी होनहार लड़की थी। रंग रूप, बातचीत, चाल चलन में सबका मन मोह लेती थी। उसके सपने आसमानों की ऊंचाइयों को छूना था। वो जमीन से नाता तोड़े बिना क्षितिज तक पहुंचना चाहती थी। सुष्मिता एक मध्यवित्त परिवार से थी और हर समय मध्यवित्त परिवार में लड़कियों के लिए सपनों का मतलब सिर्फ घर गृहस्थी बसाना माना जाता है। हालांकि अभी जमाना बहुत बदल चुका है, पर फिर भी उन सपनों को उड़ान भरपूर नहीं मिल पाती और कभी किसी के नसीब में मिल भी जाए तो थोड़ी दूर उड़ते ही पतंग की तरह शादी के डोर में बांध दी जाती हैं। अब हम सफर और ससुराल अच्छा मिल जाए तो सपनों को नया रूप मिल जाता है, अगर नहीं तो वो सपने पतंग की तरह कट जाते हैं। सुष्मिता पढ़ाई में बहुत अच्छी लड़की थी, बाकी सब में भी वो कम नहीं थी। उसे इंटीरियर डिजाइनिंग का बड़ा शौक था। पढ़ाई के लिए शहर में जाना पड़ा। आशाओं की पोटली बांधे, अरमानों को ढील देकर अपने सपनों के पतंग को उड़ाने के लिए ये उसका पहला कदम था। मुंबई जैसे बड़े शहर में उसके संघर्ष ने नींव रख ली। अपने हुनर और लगन के साथ उसने कड़ी मेहनत की और इंटीरियर डिजाइनर बन गई। उम्र अभी सिर्फ 25 साल थी। उसने कैंपस में ही अपनी काबिलियत से अपने ही एक बड़े कंपनी के साथ अपनी नौकरी की शुरुआत की, लेकिन उसके मन में बड़ी बड़ी इमारतों का शौक नहीं था। वो चाहती थी कि छोटी छोटी कोठरी को वो अनोखा रूप दे, ताकि उसने जिस तरह अपने छोटे से घर में अपने डिजाइन की कलाकारी की थी, उसी तरह हर मध्यवित्त परिवार को इंटीरियर डिजाइनिंग करने का मौका मिल जाए। पर इसके लिए उसे इस क्षेत्र में अभिज्ञता की जरूरत थी। कुछ साल उसने शहर में ही काम किया, फिर उसने अपने टाउन में लौटने का निर्णय लिया। घर वाले भी खुश हो गए। उसने अब अपनी एक इंटीरियर डिजाइनर का फार्म खोल दी। पर जितनी मुसीबतें उसे शहर में नहीं मिली, उससे ज़्यादा उसे अपने ही इलाकों में झेलनी पड़ी। लोगों की सोच नदी में आए बाढ़ की तरह होती है, अपने साथ कितनों के अरमानों को भी बहा ले जाती है। तरह तरह की बातों से घर वालों को संकोच होने लगा। लड़की है और शहर के इमारतों और दफ्तरों की सजावट करने जाती है। आदमियों के साथ उठना बैठना, देर रात तक क्लाइंट मीटिंग। एक मध्यवित्त परिवार के लड़की के लिए लोगों को उसके चरित्र का वर्णन करने का साधन बन जाता है। परिवार वाले अब चिंता में पड़ गए और सोचा बेटी का सपना तो पूरा हो गया, अब शादी भी करा देते हैं, वरना समाज में और बातें उठेंगी। लेकिन सच तो ये है कि लोगों के बातों का सिलसिला एक बार शुरू हो जाए तो खत्म नहीं होता। केकड़े जैसे अपनी बिरादरी में से किसी को ऊपर उठता देख उसका पैर खींचने लगते हैं। सुष्मिता अपने इरादों की पक्की थी। उसने ठान ली थी कि हर एक मुश्किल को पार करेगी, अपनों के बीच में ही अपनी एक स्वतंत्रता पहचान बनाएगी। शादी के लिए उसने मना नहीं किया, क्योंकि उसको अपनी जिम्मेदारियां पता थी। माँ बाप के लिए बेटी की शादी क्या मायने रखती है, ये उसे मालूम था। उसने वही सोचा कि एक काम तो वो शादी के बाद भी जारी रख सकती है। सुष्मिता की शादी एक अच्छे खानदान में हो गई। लड़का भी होनहार था। उसको भी ऐसी लड़की की तलाश थी जो अपने आप में एक अलग पहचान रखती हो, स्वाभिमानी हो। शादी के बाद उसकी जिंदगी और सरल सी लगने लगी। पति के साथ ही अपने कामों में निकल जाया करती। शाम को देर हो जाए तो पति साथ में लेने आ जाते। कहीं मीटिंग देर तक चले तो सुशील उसे लेने भी जाया करता। उसने और पीछे न मुड़ने की ठान ली, लेकिन ये सवेरा भी शाम और रात बनकर ढलने लगा। सुशील के आसपास में सबको इस बात से जलन थी। दोनों कमाने वाले और आपस में इतना सुलझा और प्यारा सा रिश्ता रखने वाले पति पत्नियों को ये सब झेलना ही पड़ता है। समझदार इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और ना समझ वाले अपने आप को ही ले डूबते हैं। सुशील को लोगों की बातें अब कांटे जैसी चुभने लगी। उसने सुष्मिता से कुछ कहा तो नहीं, मगर खुद बहुत बेचैन और परेशान रहने लगा। सुष्मिता को कुछ अजीब तो लग रहा था।
लेकिन उसे सुशील पर बहुत भरोसा था। एक दिन सुष्मिता को मीटिंग से आते वक्त देर हो गई। सुशील बहुत गुस्से में था। सुष्मिता ने हमेशा की तरह सुशील का इंतजार किया कि वो लेने आएगा, लेकिन वो नहीं आया। वो टैक्सी से घर पहुंची। फिर उसने सुशील से कहा, क्या हुआ, आज आप आए नहीं मुझे लेने? फोन भी नहीं उठाया। तबीयत तो ठीक है ना? यहाँ सब ठीक है, बस कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही। वक्त रहते सही हो जाए तो बेहतर होगा। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। सुष्मिता उस दिन बहुत परेशान थी। उसने सुशील से कभी भी इस तरह के प्रति उत्तर की आशा नहीं की थी। वो अगले दिन अपने घर पर गई और घर वालों से इस बारे में बात की। सबने वही कहा जो एक लड़की को आगे बढ़ने से रोकता है। पति का इस तरह गुस्सा होना शक की पहली सीढ़ी होती है, जो धीरे धीरे बहुत बड़ी इमारत बन जाती है। और वो इमारत शादी जैसे खूबसूरत आशियाने को अपने प्रभाव से तहस नहस कर देती है। सुशील के पास वापस आई और कहा, आपके मन में कुछ है तो बता दें। यूं खुद परेशान और गुस्से में रहने से क्या होगा? अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही हो तो आप बोल दें। अब तुम इस तरह देर तक मीटिंग में न रहो और जितना हो सके घर पे ज्यादा ध्यान दो। शादी को 2 साल हो गए, अब गृहस्थी और परिवार की ओर तुम्हारा ज्यादा वक्त दिया करो। मुझे रोज रोज के ताने सुनने पसंद नहीं। बस ये था सुष्मिता के जीवन के संघर्ष की सबसे कठिन कड़ी। पति पत्नी के रिश्ते में शक एक ऐसा दीमक है जो एक बार आ जाए तो धीरे धीरे उस रिश्ते को खोखला कर देता है। उसने तुरंत निश्चय किया कि अब उसे और काम नहीं करना। उसने अपना फार्म बंद कर दिया। कुछ कहे बिना, कुछ पूछे उसने चुपचाप अपने सपनों को अपने दिल की गहराई में दबा कर रख दिया। वक्त बीतता गया, वक्त के साथ जिंदगी भी। परिवार बढ़ने के साथ साथ आर्थिक अवस्था भी तंग हो चुकी थी। सुशील का बिजनेस भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन उसके ससुराल वालों ने निश्चय किया कि गांव में जो पुरानी हवेली है उसे बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर ले और सुशील का बिजनेस भी सुधर जाए। अब खरीदार की खोज होने लगी। उनका गांव वाराणसी में था। यहाँ पर्यटकों की भीड़ बहुत होती है। एक खरीदार भी मिल गया। उसे वाराणसी में होटल खोलना था। तभी सुष्मिता ने कहा, हम इस हवेली को बेचने की जगह खुद इसका इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक अवस्था सुधार सकते हैं। किसी दूसरों को होटल बनवाने के लिए बेचने से अच्छा होगा हम खुद इसे चलाएं। ये सुनकर सबने मुंह फेर लिया, लेकिन सुशील को सुष्मिता की ये बात पसंद आई। उसने पूछा, लेकिन हवेली को होटल बनाने के लिए हमें बहुत खर्चा करना पड़ेगा और उतना हमारे पास नहीं है। सुष्मिता ने अपनी बरसों की साधना और मेहनत के बल पर खुद ही उस हवेली का इंटीरियर करवाया। छोटी से छोटी चीज से उस हवेली को अपने संचित राशि से एक नया रूप दिया। देखते ही देखते ये बिजनेस बुलंदियों को छूने लगा। अब इस तरह सुशील को अपने गलत व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन सुष्मिता ने उसे समझाते हुए कहा, जीवन संघर्ष में जीत से ज्यादा राह और राहगीर की जरूरत होती है। मैं अगर उस दिन अपने सपने को पाने की आस में आपको छोड़ देती तो मेरी राह मुश्किल बन जाती और मेरा राहगीर खो जाता। मैंने अपने सपने को पाने का संघर्ष अपने आप में जारी रखा। इंतजार था तो बस राह की जो हमारे आर्थिक स्थिति ने मुझे दिखाई, और आप जैसे राहगीर की जिसने देर में सही लेकिन साथ खड़ा होकर दिखाया। शक जैसे दीमक से लड़ना कठिन था मेरे लिए, और सही वक्त का इंतजार करना उससे आसान था। सुशील की आंखें भर आई और उसने सुष्मिता को अपने बाहों में ले लिया और कहा, ये संघर्ष हम दोनों का है। कांटे भी हमारे, फूल भी हमारे। बस मैं कांटों को चुनता जाऊंगा, तुम फूलों को समेटती जाना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।